जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हम हिंदी का दूसरा टेस्ट लगा रहे हैं। एक टेस्ट हमने लगाया है, ये दूसरा है आज। इससे क्या है कि आपकी तैयारी का पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी में कितना दम है हिंदी में। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ख है, इसमें कौन सा है? अघोष व्यंजन है या अल्प प्राण है या घोष है या विवृत है? इसमें से आपको बताना है। पहले तो आप ये समझिए कि घोष अघोष होते क्या हैं। घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन कंपन के आधार पर दो होते हैं, घोष और अघोष। घोष में तो कौन कौन से आते हैं? घोष व्यंजन की बात कर लेते हैं पहले। घोष व्यंजन में आपके 300 यानी वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी क और खा को छोड़कर, यानी का से कबूतर पहला, खा से खरगोश दूसरा, तो उसके बाद तीसरा गा आएगा ना, तो ये इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का, और उसके बाद सभी स्वर आएंगे, सभी स्वर, और य र ल व, य र और ल और व और ह ये आएंगे किसमें? घोष में। बाकी बचेंगे तो वो किस में आएंगे? अघोष में। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो वर्ग का तीसरा चौथा पांच आ रहा है तो इसमें अघोष होगा। क्यों? क्योंकि क ख किस में आते हैं? घोष में आते हैं। नहीं सॉरी, क और ख किस में आते हैं? अघोष में। और तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का ये किस में आता है? घोष में आता है। तो ये क्या आएगा? अघोष व्यंजन सही होगा ख। अगला देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये बताना है। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, बताइए। इसका सही जवाब क्या है? अब देखिए, बूढ़ा होता है, बूढ़ा का क्या हो जाता है? बुढ़ापा हो जाता है। अब बुढ़ापा, देखो बूढ़ा से बुढ़ापा बना, तो इसमें कौन सी संज्ञा बनेगी? इसमें संज्ञा बनेगी भाववाचक। कौन सी? ऑप्शन बी सही है, भाववाचक बनेगी बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द में कौन संज्ञा होती है? भाववाचक। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। तो छोटा शब्द का देखो ना, छोटी हो सकती है, और छोटा का छोटा हो ही नहीं सकता है, छोटापा होता नहीं है, तो बचा कौन सा? बी, यानी छुटपन होता है। हमेशा छोटा का भाववाचक संज्ञा रूप होता है वो छुटपन। इसके बाद देख लेते चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि वह कौन सा सर्वनाम है। इसमें ये बताना है कि वह कौन सा है, निश्चय, अनिश्चय या निज या फिर पुरुष। तो कौन सा होगा? चौथा का सही जवाब क्या है? अब एक बात है, पुरुष तो नहीं हो सकता, और संबंध बन निज हो नहीं सकता है, और अनिश्चय तो है नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वह जा रहा है या यह जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें निश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है वह, यानी वह जा रहा है। कर्म पर पता है ना कि कौन जा रहा है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न? हमने 3 कर लिया, चौथा कर लिया। अब देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा है कि निम्न से कौन सा शब्द सर्वनाम है। इसमें से ये बताना है कि सर्वनाम कौन सा है। अब एक ये तो सरल सा प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि पानी है नहीं सर्वनाम। आकार, कैसा आकार, यानी ये आकार भी नहीं है, ना ये है ना ये है। अब दिन, ये भी नहीं होता सर्वनाम। ये है, ये हमेशा सर्वनाम में आता। तो ये इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है, यानी ये सर्वनाम है। अब देख लेते हैं छठवां प्रश्न। देख लेते हैं छठवां प्रश्न कौन सा आ रहा है। छठवां प्रश्न कि मान्यता का विशेषण है। मान्यता का विशेषण है क्या है? मान्यता का विशेषण। छठे वाले प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा? छठे वाले प्रश्न का सही जवाब मान्य तो होता नहीं है, मानतीत होता नहीं है, मान होता नहीं है, तो मान्य होता है क्या? ऑप्शन ए सही है, मान्य का मान्यता विशेषण बन जाता है। और इसके बाद देख लेते हैं मान्यता का विशेषण क्या? मान्य। और सातवां देख लेते हैं कि कर्म का विशेषण है। तो कर्म का क्या होगा? कर्म तो हो ही नहीं सकता, और कर्मठ हो सकता है, बताइए मुझे। और कार्य को हो ही नहीं सकता, कार्य नहीं हो सकता, तो कर्म का क्या होता है? कर्म का होता है सी, यानी कर्मठ होता है विशेषण। कर्म का विशेषण कर्मठ। आठवां देखते हैं। आठवां क्या है? आठवां है कि कौन सा शब्द अवयव नहीं है। बाकी 3 है लेकिन एक इसमें से अवयव नहीं है, वो बताना है आपको। तो आठवें वाले प्रश्न का क्या सही जवाब है? अब देखो,
इसमें कौन कौन से अवयव है वो बताने, लेकिन है नहीं वो बताना है। अब 8वें वाले प्रश्न में इसका सही जवाब क्या होगा? आज कल इधर ये तो होते हैं, लेकिन किसे ये नहीं होता, ये अवयव में नहीं आता है, लेकिन आज कल इधर ये आता है। अब देख लेते हैं 9 वाला प्रश्न क्या है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कौन सा है? 9 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कदाचित होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 10 वाला प्रश्न देखते हैं। 10 वाला प्रश्न क्या है? 10 वाला है कि परोपकार में किस संधि का प्रयोग है? तो परोपकार में पर प्लस उपकार यानी कौन सी संधि का प्रयोग है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, जड़, आयात। इसमें सही जवाब क्या है? 10वें वाले प्रश्न का सही जवाब है यानी गुण संधि, ऑप्शन बी है, गुण संधि होती है परोपकार में, पर प्लस उपकार। अब देख लेते हैं 11 वाला प्रश्न। 11 वाला प्रश्न क्या है? 11 वाला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। तो भ्रष्टाचार का भ्रष्ट, ये तो सुनने में भी आता है कि भ्रष्ट प्लस आचार बोलते हैं ना, कि भ्रष्ट प्लस आचार बोल देते हैं, भ्रष्ट प्लस आचार। तो भ्रष्टा प्लस आचार, चार गलत, भ्रष्ट प्लस चार गलत, भ्रष्ट प्लस आचार गलत, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्टाचार हो जाता है, भ्रष्ट प्लस आचार बनकर क्या बनता है? भ्रष्टाचार। तो सही जवाब ऑप्शन ए, भ्रष्ट प्लस आचार। अब देख लेते हैं 12 वाला प्रश्न। 12 वाला प्रश्न क्या है कि अपना और पराया, यानी यही तो बोलते हैं, अपना पराया में कौन सा समास है? ये भी प्रश्न नहीं आ रहा तो समझिए आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है। अपना पराया में हमेशा कौन सा होता है? एक तो ये देखिए कि अपना और पराया में अभिभाव नहीं हो सकता, ना द्विग हो सकता है, द्विग संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष हो नहीं सकता है क्योंकि कारक चिन्ह नहीं है इसमें। तो इसमें क्या हो सकता है? द्वंद्व यानी दोनों, अपना और पराया, ऑप्शन ए सही है। अपना और पराया में, अपना या पराया में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब देख लेते 13 वाला। 13 वाला क्या है कि यहाँ समास का ध्यान रखना कौन सा हो सकता है कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, कौन सा है ये बताना है आपको। 13 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? इतना तो कन्फर्म पता चल गया ही आपको, जेब को कथनने वाला। तो इसमें कौन सा हो सकता है? एक तो ये अभिभाव हो नहीं सकता है, ना संप्रदान हो सकता है, ना कर्मधारय, लेकिन कर्म तत्पुरुष होगा जेब कथा शब्द में। कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष। इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न 14 वाला कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से बंदर कूदा, इसका सही जवाब क्या है 14 वाले प्रश्न का? इसका सही जवाब है अपादान कारक होता है। पेड़ से बंदर कूदा अपादान कारक। बोलते ना कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, अपादान से अलग होने, तो अपादान कारक हो जाएगा इसमें। 15 वाला देख लेते हैं। 15 वाला क्या है कि किस शब्द में वी उपसर्ग है? यहाँ पर वी उपसर्ग बताना है कि है कौन से में। 15 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? अब देखो बहुत से तो ऐसे करेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, बल्कि यही है विप्रतित यानी व्यतीत। इसका सही जवाब क्या आएगा? वे उपसर्ग व्यतीत में है। 16 वाले प्रश्न को देखते हैं। 16 वाला प्रश्न क्या है कि किस शब्द में ईन प्रत्यय है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है 16 वाले। तो किस में है? जमीन में या जहीन में या महीन में या ग्रामीण में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण में होता है इन प्रत्यय, ग्राम बोल देते हैं, ग्रामीण में होता है इन प्रत्यय। और 17 वाला देखते हैं। 17 वाला क्या है कि तत्सम शब्द का चयन करें। यहाँ पर तत्सम बताना है 17 वाले प्रश्न में। अच्छा, पंखा बोल देते हैं, तद्भव हो जाता है, गुलाब, धरती, लेकिन हमेशा गणना बोलते हैं, गणना को गिन लो ऐसे बोल देते हैं। तो गणना होती है वो तत्सम में आती है। अब देख लेते हैं 18 वाला प्रश्न। 18 वाला प्रश्न क्या है कि पीयूष का विलोम शब्द क्या है? तो पीयूष का विलोम शब्द बताना, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। क्यों बताऊँगा? क्योंकि पीयूष का विलोम शब्द सीधे ना समझा कि विलोम यानी उल्टा होता है, तो ये बताना है। सीधे बहुत से तो अमृत टोक देते हैं, पीयूष अमृत, पीयूष अमृत, बल्कि सेम बात होगी ना, पीयूष अमृत। यहाँ पर उल्टा बताना है आपको,
तो यहाँ पर पीयू समृद्ध का उल्टा क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा, ना कि ये होगा। यही ध्यान रखना है, विलोम पढ़ लिया करो पहले। तो ऑप्शन बी सही है, पीयूष का विलोम विष होगा। अब देख लेते हैं 19 वाला प्रश्न क्या है। 19 वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पूछे गए प्रश्न में लेके आया हूँ, मैं बनाकर नहीं लाया। ये क्या है कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, कि किसी यूपी टेट में पूछे गए हैं या किसी और परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 19 वाला प्रश्न क्या है कि कपोत शब्द का पर्यायवाची है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया है। तो कपोत शब्द का पर्यायवाची बताना आपको क्या है इसमें। कपोत शब्द का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन सी, पारावत है कपोत शब्द का पर्यायवाची। इसके बाद 20 वाला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न जो कि इस टेस्ट का है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है कौन सी? इसमें सकर्मक क्रिया है वो बतानी है आपको। 20 वाले प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? सकर्मक क्रिया है कौन सी है? पढ़ना है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। ये 20 प्रश्न थे। कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपके सही गए हैं। वास्तव में कमेंट जरूर कर दिया करो कि मेरे इतने सही हैं या इतने गलत हैं। इसी तरह की क्लासें और भी आती रहेंगी, जीके की भी आती हैं और व्याकरण की भी आती हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। थैंक यू।